हरिपुर गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ से कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाज़ आने लगती थी। रमेश नाम का एक व्यक्ति उस पेड़ के पास से होकर गुजरा। तभी पेड़ से डरावनी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर ये पूरी तरह से डर गया और बीमार पड़ गया। नरेश, पता है सोमू, कल शाम रमेश इस पेड़ से होकर गुजरा। डरावनी आवाज़ें सुनकर वो तो बीमार पड़ गया। सोमू, जब उसे पता है कि ये पेड़ भूतिया है तो क्यों ऐसी गलती दोहराता है? नरेश, हाँ सही कहा। सोमू ये कहकर जब अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है। रात का वक्त होता है और उसकी पत्नी बेटे के इलाज के लिए सोमू को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। सोमू की पत्नी, सुनिए जी, हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाए। और सोमू, समय तो देखो, बहुत रात हो चुकी है, इतने समय कौन डॉक्टर मौजूद होगा? दवा लेने के लिए भी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। सोमू की पत्नी, हाँ तो जाइए ना, अगर नहीं गए तो हमारा बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। सोमू उसी वक्त आधी रात को दवा लेने के लिए निकल जाता है। वो जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद रहता है। सोमू उस पेड़ को उठाने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं हो पाता। फिर वो कहता है कि अरे, ये रास्ता तो पूरी तरह बंद है, अब मेरे लिए केवल वही भूतिया रास्ता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। सोमू अपने पाँव उसी भूतिया रास्ते की ओर मोड़ लेता है और चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूतिया पेड़ के पास से होकर गुजरता है, वैसे ही पेड़ से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। सोमू पूरी तरह डर जाता है और भागते हुए वहाँ से निकलता है। कुछ समय बाद सोमू दवा लेकर वापस लौटता है। हे भगवान, बस इस बार मुझे बचा ले, दोबारा मैं इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूँगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तभी पेड़ से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और आवाज़ सुनकर सोमू कांपने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। घर आकर जब उसकी पत्नी उसे हांफते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ जी, इस तरह हांफ क्यों रहे हो? आज तो मैं बाल बाल बच गया, क्यों ऐसा बोल रहे हो? अरे, वो भूतिया पेड़ मुझे मार डालता, लेकिन तुम उस रास्ते से होकर क्यों आए? दूसरा भी तो कोई रास्ता था ना। अरे, उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद था, इसलिए भूतिया पेड़ वाले रास्ते से होकर मुझे आना पड़ा। इतना कहते हुए सोमू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख सोमू की पत्नी बहुत डर जाती है और उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाकर उसके माथे पर भीगा हुआ कपड़ा रख देती है। सोमू बहुत बुरी तरह डर गया था और इसलिए बीमार हो गया। लगभग एक हफ्ते बाद सोमू पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है और गांव के लोगों को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। गांव के लोग भी यह सुनकर पहले से भी ज़्यादा डर जाते हैं और उस रास्ते से आना बंद कर देते हैं। उसी गांव में देवदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में वो कपड़े की दुकान करता था। आसपास के गांव में कपड़े की दुकान ना होने के कारण गांव और आसपास के भी लोग उसी की दुकान पर आते थे, जिससे देवदास काफ़ी व्यस्त रहता था। इसलिए अपने छोटू नाम के एक लड़के को अपनी दुकान पर काम पर रखा हुआ था।
जो उसके काम पे ज़्यादा हाथ बटाता था। सुन बे छोटू, ये सभी कपड़े जो अभी ग्राहक को दिखाए थे वो सभी पहले की तरह रख दे। जी मालिक। ये कहकर छोटू अपने काम पर लग जाता है और देवदास खाना खाने के लिए अपनी दुकान से घर के लिए रवाना हो जाता है। छोटू अपने मालिक के सामने कोई भी शरारत नहीं करता और काम पे लगा रहता है, लेकिन मालिक के घर जाते ही वो अपने दो दोस्तों को उसी दुकान पर बुला लेता है और बातें करता रहता है। उसी बीच आने वाले ग्राहकों को वो दुकान से भगा देता है और मालिक के मौजूदगी में ही आने को कहता है। जब देवदास के लौटने का समय हो जाता था तो छोटू अपने दोस्तों को घर जाने के लिए कह देता था। काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन देवदास दुकान से घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक जान पहचान का व्यक्ति मिलता है। देवदास उससे कहता है, क्यों भाई, आजकल दिखाई नहीं देते हो और ना ही खरीदारी के लिए दुकान पर आते हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, गया तो था तुम्हारी दुकान पर कुछ दिन पहले, लेकिन वो छोटू कुछ लड़कों के साथ दुकान पर बैठा था और उसने कहा कि जब मालिक हो तभी दुकान पर आना, उसकी मौजूदगी में ही कपड़े बेचे जाएंगे। ये सुनकर मैं लौट आया। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है छोटू को, और दुकान पर तो वो अकेला ही रहता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले दिन देवदास दुकान से घर खाने के लिए आता है और जल्दी जल्दी खाना पीना करके तुरंत दुकान के लिए लौट जाता है। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचता है उसे छोटू और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। वो छोटू को डांटते हुए कहता है, क्यों बे छोटू, यह दुकान है या धर्मशाला? दोस्तों से बातें करनी है तो घर जाकर करना। निकलो मेरी दुकान से और कल से काम पर भी मत आना। छोटू देवदास की डांट फटकार सुनकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे उसके दोस्त के सामने डांटा गया था। दुकान से बाहर निकलकर छोटू अपने दोस्तों से कहता है, मालिक ने ये ठीक नहीं किया, अब उसे मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। सबक कैसे सबक? छोटू कहता है, क्यों ना रात को मालिक को उस भूतिया पेड़ पर जाकर बांध दिया जाए, फिर जो भी होगा उससे मालिक की अकल ठिकाने आ जाएगी। देवदास जब रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो पीछे से छोटू ने उसके आँखों पे पट्टी बांध दी थी और जिससे देवदास को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर देवदास को उस पेड़ से जानबूझकर बांध दिया और पीछे से उनके आँखों की पट्टी खोल दी और वहाँ से बिना आवाज़ की भाग गए। वो देवदास को ये पता भी नहीं था कि उसके साथ ये सब किसने किया, लेकिन जब उसे पता चला कि ये भूतिया पेड़ से ही बांधा हुआ है वो बहुत डरने लगा, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत बनाकर अपने हाथ आगे पीछे करता रहा, जिससे कुछ ही टाइम में उसके हाथ की रस्सी ढीली हो गई और उसके हाथ खुल गए। हाथों को इधर उधर करते समय पेड़ में बंधा एक लाल रंग का धागा भी खुल जाता है और देवदास सारी रस्सियों को खोलकर घर के लिए भागने ही वाला था कि तभी अचानक सामने एक तेज रोशनी हुई और उसमें से एक नन्ही परी निकलकर बाहर आई। देवदास ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? नन्ही परी जवाब देती है, मैं एक परी हूँ और यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ की रक्षा के लिए मुझे एक दानव से
लड़ना पड़ा, लेकिन उस दानव ने धोखे से मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो केवल अपने हाथों की रस्सियों को खोला है। शायद रस्सी खोलते समय लाल धागा भी खुल गया होगा। हाँ, लाल धागे से ही उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद किया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। ये कहकर नन्ही परी गायब हो जाती है और तभी जादुई पेड़ बोलने लगता है, तुमने आज नन्ही परी को ही आज़ाद नहीं किया, बल्कि मेरी शक्तियों को भी दोबारा जिंदा किया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, ये सब मेरे साथ किसने किया? जादुई पेड़ कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ। सुबह होते ही जिस किसी ने भी तुम्हें सताया है वो इस पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखेगा। देवदास घर चला जाता है। रात को जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से उन तीनों को अपने पास बुलाता है और उल्टा करके पेड़ से लटका देता है। देवदास जब सुबह होते ही पेड़ के पास जाता है तो उसे छोटू और उसके बाकी दो दोस्त पेड़ से उल्टा लटके हुए दिखाई देते हैं। देवदास कहता है, अच्छा तो वो तुम थे, अब तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। देवदास पुलिस को बुलाता है और उन तीनों शैतान बच्चों को उनके हवाले सौंप देता है। जादुई पेड़ से नन्ही परी आज़ाद हो चुकी थी, इसलिए अब उस पेड़ से किसी भी तरह से रोने या हंसने की आवाज़ नहीं आती, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग उस रास्ते से आना जाना शुरू कर देते हैं और रात को भी लोग बिना डरे उस रास्ते से आते जाते रहते हैं। जादुई पेड़ अब उस गांव के लोगों की मदद करने लगा था। गांव के लोग अपनी समस्या लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ उनकी समस्या को हल कर देता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।